साथ ही पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टहरी, खलियाटाप से मुंशियारी, हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव तथा औली से गौरसू तक रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी तीव्र गति से चल रही है, जो आने वाले समय में राज्य के पर्यटन विकास के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक के रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। जो एसओवी बननी थी वो भारत सरकार के साथ हमारी बन चुकी है। और जो केदारनाथ की यात्रा हो या हेमकुंड साहब की यात्रा हो, जो अत्यंत कठिन यात्रा होती है, जो एक अत्यंत कठिन और जो शारीरिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके लिए यात्रा वृद्ध लोगों के लिए और कठिन होती है। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो यात्रा कुछ ही मिनटों में और कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। मैं इसके लिए पूरे सदन की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों ही स्थान ऐसे स्थान, केदारनाथ में पूरे देश दुनिया का सनातनी वहाँ दर्शन के लिए आते हैं, भगवान के धाम पहुँचते हैं। वहीं जो हेमकुंड साहब है वो हमारे सिखों का बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ बड़ी संख्या में सिख भाई बड़ी दूर दूर से कठिन परिस्थितियों में वहाँ दर्शन और पूजन के लिए वहाँ आते हैं, दरबार साहब में पहुँचते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। ये सभी परियोजनाएं देवभूमि के मंदिरों को दर्शन आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए, जितनी भी योजनाओं का मैंने नाम बताया, अत्यंत सहायक सिद्ध होने वाली हैं। अध्यक्ष महोदय, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18 हेलीपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से अब तक 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी हैं। इन हेली सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। आज राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेली सेवाएं प्रारंभ होने से जहां एक और आम जनता को लाभ हुआ है, वहीं प्राकृतिक आपदा के समय इन हेली सेवाओं और हेलीपोर्टों का प्रयोग हमारे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा भी होता है। अभी मैं कुछ ही एक सप्ताह पहले मुंशियारी गया था, तो मुझे एक क्षेत्र पंचायत का सदस्य वहाँ पर मिला था, जिसको अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद सीने में या दिल में कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो वो वहाँ हीरा टी स्टॉल पर जब मैं सवेरे बैठा था तो मेरे सामने आया था, शायद हरीश जी आप जानते होंगे। हाँ, उसने कहा कि यह हेली सेवा प्रारंभ होने से मेरी जान बच गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो ऐसे जो छोटा है उस पर विस्तार करेंगे हम लोग, सभी स्थानों को जोड़ने पर प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। है थोड़ा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं उनके सुदृढ़ीकरण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। एक और राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। वहीं देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित करने के साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी हम करा रहे हैं। इसके साथ दोनों ही स्थानों पर प्राइवेट पार्टनरों के साथ जो अपनी सेवाएं यहाँ देना चाहते हैं, उनके साथ हम हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज और देहरादून के मेडिकल कॉलेज में रैन बसेरे का भी निर्माण करवा रहे हैं, जिन पर बहुत सस्ती दरों में, बहुत ही नॉमिनल जो शुल्क होता है उस शुल्क के आधार पर आने वाले तीमारदारों को भी रुकने और उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। इसके साथ ही हमने राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आपातकालीन सेवाओं में गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्साएं सहायता प्रदान करने के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा
भी प्रारंभ की है। यही नहीं, राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों को निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण में है और उसके पूरा हो जाने के बाद हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ी सुविधा वहाँ पर एम्स की प्राप्त हो सकेगी। पर मैं जानता हूँ और मानता भी हूँ कि अभी हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता है और हम इस चुनौती को सामना करने के लिए भी संकल्पित हैं। ये हमारा संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में ही गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। हमने 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित करने के साथ ही 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी प्रारंभ की हैं। इसके साथ ही हम उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रमों को भी जोड़ रहे हैं। हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक कोर्सेज को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ एमओयू भी किए हैं। हम राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों पर एक साथ अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, हमने इस वर्ष दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है, जहां हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य गठन के पश्चात हमारे समक्ष ऐसी बहुत सी समस्याएं थी जिनका यदि समय पर समाधान हो जाता तो आज उत्तराखंड की स्थिति और अधिक मजबूत होती। इसलिए हमने सरकार में आने के बाद उसके साथ साथ जन आकांक्षाओं की अनुरूप उन समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य प्रारंभ करना शुरू किया है। मुख्य सेवक का दायित्व संभालने के पश्चात मैंने देखा हमारे राज्य के युवाओं को नकल माफियाओं के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैंने जिस दिन मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि राज्य के जितने भी पद रिक्त हैं उन रिक्त एक एक पदों को भरा जाएगा। ये मेरा संकल्प है। और उस समय लगभग 22,000 से अधिक पद रिक्त थे। उन पर हमने नियुक्तियां प्रारंभ शुरू कर दी थी और तभी से जब से ये नियुक्तियां, विज्ञप्तियां निकलना प्रारंभ हुई, परीक्षाएं आयोजित होने लगी, तो वर्षों से उत्तराखंड में दीमक की तरह खाने वाला नकल माफिया फिर से सक्रिय हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में हम रिकॉर्ड 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफल रहे हैं। परंतु मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा पारदर्शी तरीके से व्यवस्था के तहत और मेरिट के आधार पर, योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के आधार पर उनको नौकरियां मिल रही हैं और नौकरियों के अवसर पा रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों एक हरिद्वार के एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का प्रकरण सामने आया था और उस पर हमने तुरंत एक्शन लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हाईकोर्ट उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, परंतु कुछ लोग इस मामले के आड़ में हमारे युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करने लगे और प्रदेश में अराजकता फैलाने के प्रयास शुरू हो गए। लेकिन हमारे बच्चों को
परेशान होता देखकर, और कुछ लोगों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए मैंने स्वयं युवाओं के बीच में धरना स्थल पर जाकर युवाओं की इस मांग के अनुरूप, उनकी मांग के अनुरूप सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान की। और इसके साथ ही बाद में आयोग ने पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। हमारे इस निर्णय के बाद कुछ लोग कहने लगे कि हम युवाओं के आगे झुक गए हैं या कमजोर पड़ गए हैं। मैं आज आपके माध्यम से स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम जहां सर झुका सकते हैं और आवश्यकता पड़े तो सर कटा भी सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व सीबीआई जांच शुरू होने में थोड़ा विलंब होता देख के कुछ लोग फिर से राजनीति करने लगे। मैं उन सभी भाड़े के लोगों से ये कहना चाहूंगा कि वह अपने अकाउंट से पूछें कि सीबीआई जांच की क्या प्रक्रिया होती है। पहले के समय में भी जब युवाओं के अधिकारों की खुली छूट मची थी, तब ये लोग क्यों मौन होते थे, क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं आवाज उठाते थे। आज जब हम नकल माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को मिर्ची लगना स्वाभाविक है, जो लोग इन नकल माफियाओं को पोषित, पल्लवित और उनका हमेशा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं, उनको संवर्धित करते रहे हैं, उनका पोषण करते रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के शासनकाल में पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच घोटाला, राहत सामग्री घोटाले जैसे अनेक प्रकरण इस बात के साक्षी हैं कि उस समय भ्रष्टाचार किस हद तक शासन व्यवस्था में व्याप्त था। पर मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कोई